चैप्टर 11। अयान वंश के साथ उसके अंडरवर्ल्ड एरिया में जाता है। वहां पर इंडिया के अंडरवर्ल्ड के किंग के लिए टूर्नामेंट हो रहा था। उसमें अयान भी पार्टिसिपेट करता है। अयान का फाइट डेविड के साथ होता है और अयान उसको हराकर इंडिया का नया अंडरवर्ल्ड किंग बन जाता है। जोरदार तालियों से अयान का स्वागत करके सारे लोग अयान को उसका ताज पहनाते हैं। अयान अब बहुत बड़ा गैंगस्टर भी बन चुका था। अयान के साइड के सारे लोग लगातार बंदूकें चलाए जा रहे थे। अंडरवर्ल्ड एरिया की रखवाली के लिए कई सारे पुलिस भी आए थे। अयान के नए किंग बनने की खबर सिर्फ कुछ ही देर में पूरे भारत में फैल जाती है। जब रात काफी हो जाती है तो अयान अपने कार में बैठकर बंगले के लिए निकल जाता है। आज तो बड़ा मजा आयो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना तेज और ताकतवर भी हूं, अयान खुद से मन ही मन कहता है। वो अपना फोन को देखता है तो उस पर अनाया के 5 मिस्ड कॉल आए हुए थे। अनाया ने मुझे कॉल किया था। मैं तो लड़ रहा था उस वक्त जिस वक्त अनाया का कॉल आया था। अब पक्का वो मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होगी। अरे यार, अब अनाया को मनाना भी पड़ेगा, ये तो और अलग ही मुसीबत है, अयान कहता है। रात के 2 बज चुके थे और अयान का शरीर पूरा टूट चुका था। उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा था। वो अपने बंगले पे पहुंचकर जल्दी से अपने कमरे के अंदर जाता है। अयान बिना कपड़े बदले ही जूते खोलकर सीधा बेड के ऊपर कूद जाता है। वो कुछ नहीं देखता है कि बेड पे और कोई भी सोई हुई है या नहीं। उसके बेड के ऊपर गिरते ही एक साइड से उछाल होता है और अनाया जो बेड पर सो रही होती है वो सीधा नीचे गिर जाती है। आउच! अयान, तुमने तो मेरी कमर तोड़ दी। एक बार देख तो लिया करो कि बेड पर और कोई सोया हुआ है भी या फिर नहीं, अनाया अपनी कमर को पकड़ते हुए अयान से कहती है। अयान पर कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो एक बहुत गहरी नींद में सो चुका था। अनाया अयान का चेहरा और उसके खर्राटे सुनकर ही बता सकती थी कि अयान बहुत थका हुआ है। अयान का चेहरा काफी मासूम लग रहा था। अनाया अयान को धक्का दे देकर बेड के एक तरफ कर देती है और खुद अयान के बगल में सो जाती है। सुबह के 9 बजे होते हैं और अयान की नींद खुलती है। उसको एहसास होता है कि उसके अलावा भी उसके साथ कोई बेड पे है। उसको अपने हाथ में किसी की बहुत सॉफ्ट हाथ के होने का एहसास होता है। जब वो उठकर देखता है तो वहां पर अनाया होती है। अयान जोर से चिल्लाता है जिसके वजह से अनाया की नींद भी खुल जाती है। ऐसे अयान को चिल्लाते देख वो उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ अयान? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अनाया अपने एक हाथ से अपनी आंखों को मलते हुए कहती है। अयान अनाया को देखता है। अनाया, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कल रात हम एक ही बेड पर सोए थे, वो भी एक दूसरे को पकड़कर। तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हो? अयान कहता है। अयान को अजीब ही लग रहा था और इधर अनाया बिल्कुल रिलैक्स थी। अयान, तो क्या हुआ? हम सिर्फ सोए ही तो थे, ये तो नॉर्मल है। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अनाया कहती है। अयान उसकी बात पर हैरान था क्योंकि उसको ये बात नॉर्मल लग रही थी। तभी उसको याद आता है कि अनाया तो उसकी फिंसी है और ये सच में नॉर्मल ही बात है। उसको रियलाइज होता है। अनाया दोबारा सो जाती है। उसको ऐसा सोते देख अयान कंफ्यूज होता है। अनाया, क्या आज तुम ऑफिस नहीं जाओगी? अयान पूछता है। अनाया उठती है और अयान को देखती हुई कैलेंडर की तरफ इशारा करती है। अयान की नज़र जब कैलेंडर पर जाती है तो वो देखता है कि आज तो संडे है। इसका मतलब आज पूरे दिन उन लोगों की छुट्टी थी। अयान को पर पता था कि उसके लिए ये संडे भी कई सारे कामों से ही भरा होगा। अयान अपने बेड से उतरता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाता है। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बात लेकर निकल जाता है। फिर वो ड्रेसिंग रूम में जाकर कुछ महंगे कपड़े पहनने का सोचता है, इसलिए वो डेनिम और उसके अंदर वाइट टी शर्ट पहन लेता है।
नीचे में ब्लू जीन्स पहन लेता है, उसके डेनिम का रंग भी ब्लू ही होता है। वो जेल से अपने बालों को पीछे की तरफ सेट कर लेता है। अब वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर वो अपने कमरे में अनाया को देखने आता है कि वो उठ चुकी है या फिर नहीं। वो जाकर देखता है तो अनाया अभी भी सो ही रही होती है। अयान अपने कमरे से निकलकर नीचे डाइनिंग टेबल एरिया में जाता है। वहां पर कोई नहीं था। अयान टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। वो ब्रेकफास्ट करते करते फोन को रिसीव करता है। हाँ पापा जी कहिए, अयान कहता है। वो कॉल वियान का होता है। अयान, तुम्हें कुछ दिन के लिए न्यूयॉर्क जाना है। वहां पे हम अपना कुछ नए बिजनेस करने का सोच रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर जाकर कर एक बार सब कुछ देख कर आ जाओ कि हमारा काम सही से चल रहा है या फिर नहीं। और इसके लिए तुम्हें आज ही निकलना होगा, वियान कहते हैं। ठीक है, मैं आज ही निकल जाऊंगा न्यूयॉर्क के लिए, अयान कहता है। दोनों कुछ देर और बात करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, फिर अयान कॉल कट कर देता है। अयान अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके अपने कमरे में जाता है। वो ये बात अनाया को बताना चाहता है, क्योंकि अगर उसने नहीं बताया तो क्या पता अनाया इस बात को लेकर गुस्सा हो जाए कि उसने उसको कुछ भी क्यों नहीं बताया। अयान कमरे में देखता है तो वहां पर अनाया नहीं थी। वो अनाया को आवाज लगाता है। अनाया, 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 क्या तुम यहां पर हो? अनाया। अयान कई बार अनाया को आवाज लगाता है, पर अनाया उसको कोई जवाब नहीं देती है। उसको कोई जवाब नहीं मिलता है तो अयान अपना कुछ जरूरी सामान पैक करने लगता है। अनाया गुनगुनाते हुए बाथरूम से निकलती है। वो अभी सिर्फ वाइट टॉवल ही लपेटी हुई थी अपन बदन पे और उसने अपने सिर पे हेडफोन लगाई हुई थी। अयान को किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है तो वो पीछे मुड़ कर देखता है। पीछे अनाया उससे कुछ दूर पर खड़ी हुई थी। वो अनाया को वाइट टॉवल में लिपटा हुआ देखता है। अनाया को अभी तक नहीं पता था कि उसके अलावा भी कमरे में कोई और मौजूद है। अनाया तो बस अपने धुन में ही मग्न थी। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो चिल्ला पड़ती है। आना। वो नीचे बैठे अयान को देखकर उसको चोर समझ बैठती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर अयान तुरंत खड़ा होता है, अनाया को देखने लगता है। वो भी उसके ऐसे अचानक चिल्लाने से डर जाता है। जब अनाया को पता चल जाता है कि वहां नीचे अयान बैठा हुआ था तो वो शांत हो जाती है। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? अयान पूछता है। अयान की नजर जब अनाया की गीले बालों पे जाती है तो वो देखता है कि वो कितनी हॉट दिख रही है। अनाया का फिगर उस टॉवल में कमाल का लग रहा था। अनाया अपने सिर से हेडफोन उतारती है। हाँ, बोलो, क्या कह रहे थे तुम? वो सब तुम छोड़ो और ये बताओ कि आखिर ऐसे ज़मीन पर बैठकर भला कौन अपना सामान पैक करता है, अनाया कहती है। फिर वो ठीक से अयान के बैग को और उसके सामान को देखती है। तुम कहीं जा रहे हो क्या अयान? अनाया पूछती है। अयान अपने होश में आ जाता है। हाँ, वो मुझे बिजनेस के कुछ काम से न्यूयॉर्क जाना है। डैड ने कहा है, कुछ दिन का ही काम है, सिर्फ वहां पर मुझे, अयान कहता है। अनाया उसकी बात सुन थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि अयान अब कुछ दिन के लिए उसके साथ नहीं रहेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम सब कुछ भूल चुके हो और तुम्हें सब कुछ याद दिलाने कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ रहेगा ही ना, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूं, अनाया कहती है। अयान अनाया की बात सुनकर उसको देखने लगता है। अनाया कितनी ज्यादा चिपकू है, हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहती है। अब इसको कौन बताए कि मेरी पसंद कोई और है, अयान खुद से मन ही मन कहता है। ठीक है, पर तुम पहले डैड से तो पूछ लो कि वो मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें परमिशन देंगे या फिर नहीं, अयान कहता है।
अनाया को अयान की बात सही लगती है। हाँ, तुमने सही कहा। तुम कुछ देर वेट करो, जब तक तुम अपना सामान पैक कर लो। मैं जल्दी से रेडी होकर डैड से पूछकर तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर अनाया जल्दी से ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। इधर अयान अपना सारा जरूरी सामान पैक कर लेता है। अयान अपने वॉलेट से कई सारे एटीएम कार्ड्स निकालता है और कॉल करके उनके पिन चेंज करवा लेता है। वो जानना चाहता था कि आखिर उसके पास कितना पैसा होगा। अयान को उसके कमरे की दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे पर देखता है तो वहां पर अनाया होती है, जो एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसके पास आ जाती है। अयान, मुझे तुम्हारे साथ न्यू जाने के लिए परमिशन मिल गया। अब मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, वहां पर हम दोनों खूब घूमेंगे, अनाया कहती है। अयान उसकी बात सुनकर स्ट्रिक्ट हो जाता है। ओ हेलो मैडम, मैं न्यू घूमने नहीं जा रहा हूं, बल्कि वहां पर मैं जरूरी काम के वजह से जा रहा हूं, अयान कहता है। हाँ तो, जब तुम फ्री हो जाओगे तब तो हम घूम सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम दिन और रात हर वक्त सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहोगे, अनाया कहती है। वैसे अयान को भी न्यूयॉर्क घूमने का बहुत ही ज्यादा मन है। वो वहां पर फर्स्ट टाइम ही जा रहा है, पर वो किसी को ऐसा जताना नहीं चाहता था कि वो पहली बार न्यूयॉर्क जा रहा है। हम ओके, अयान कहता है और अपना छोटा सा बैग पकड़ लेता है। अनाया भी खड़ी होती है और अयान के साथ साथ बंगले के बाहर आ जाती है। बंगले के बाहर पहले से ही कार रेडी थी अयान के लिए। अयान और अनाया दोनों कार के अंदर सेटल हो जाते हैं। दोनों के कार के अंदर सेटल होने के बाद कार निकल पड़ती है। उस समय मौसम काफी अच्छा था। अयान विंडो से अपना सिर बाहर करके सब कुछ देख रहा था। तभी उसको रास्ते में कुछ लोग एक परिवार को मारते पीटते हुआ दिखते हैं। ड्राइवर कार को वहां उस साइड रोको, अयान कहता है। ओके सर, ड्राइवर कहता है और साइड में कार रोक देता है। अयान कार के रुकते ही कार से बाहर निकलता है और भागते हुए उन लोगों के पास जाता है जहां पर वो लड़के उस परिवार को मार रहे थे। तुम सब ये क्या कर रहे हो और इन लोगों को क्यों मार रहे हो? अयान बीच में आते हुए कहता है। उन परिवार में दो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। एक लड़की होती है और एक लड़का, दोनों की उम्र 5 साल के बीच की होगी। और उनके माता पिता उन लड़कों से पिट रहे थे। वो लड़के अयान को देखते हैं। उसके कपड़े देखकर उन लड़कों को अंदाजा हो जाता है कि अयान किसी आमिर घर का लड़का है। उन लड़कों के पास बंदूकें भी होती हैं जो वो लड़के अयान के ऊपर तान देते हैं। ओ लड़के, हमारे सामने हीरो मेरी मत दिखा, तू जानता नहीं है कि हम कितने खतरनाक लोग हैं। और रही बात इन परिवार के लोगों परेशान करने का, तो ये हमारा पर्सनल मामला है, इसलिए अगर तू इसमें नहीं पड़ेगा तो तेरे लिए ही अच्छा रहेगा, उन लड़कों में से एक लड़का कहता है। जिस लड़के ने ये सब अयान से कहा था वो काफी मजबूत दिख रहा था। अच्छा, ऐसा लगता है क्या तुम लोगों को? हम बढ़िया हैं, ठीक हैं, फिर देखते हैं किसके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, अयान कहता है। अयान के इतना कहने के तुरंत बाद ही कई सारी बंदूक की गोलियां अयान के साइड से चलकर उन लड़कों के हाथ और पैर को छन्नी छन्नी कर देता है। अयान के पीछे से वंश आता है और उसके हाथ में मशीन गन होता है। वंश के वहां आते ही वो सब लोग उसको पहचान लेते हैं। उन लड़कों के हाथ और पैर से सिर्फ खून ही खून बहे जा रहा था। तुम सबने मेरा नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। तुम सबको तो जान से मार डालना चाहिए, और तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई अयान सर से ऐसे बात करने की? अभी के अभी तुम सब अयान सर के सामने नीचे झुको, वंश कहता है। वो लड़के जब सुनते हैं कि वंश उस लड़के को सर कहकर बुला रहा है, तो वो लड़के अब अच्छे से समझ जाते हैं कि अयान वंश से भी ऊंचे लेवल का फाइटर है। उन लड़कों को नहीं पता था कि अयान इस इंडिया का नया किंग बन चुका है। अयान चाहता भी नहीं था कि ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले। वो लड़के अयान के सामने नीचे झुक जाते हैं।
हमें माफ कर दीजिए अयान सर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम अब आगे से कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे। वो सारे लड़के अयान के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। अयान उन पर ध्यान नहीं देता है और वो अपनी जगह उस परिवार के पास जाता है जिनको अभी कुछ देर पहले वो लड़के मार रहे थे। क्या आप लोग ठीक हैं? अयान पूछता है। उन दोनों के सिर से और हाथ पैर से खून निकल रहा था और उनके बगल में उनके दोनों बच्चे सिर्फ रोए जा रहे थे। अयान के इस सवाल पर उन दोनों औरत और आदमी में से कोई भी जवाब नहीं देते हैं और खड़े होकर लड़खड़ाते हुए अपने बच्चों के पास जाते हैं। उन लोगों का बिना जवाब दिए अयान के सामने से चले जान उसको कुछ समझ नहीं आता है। अयान फिर से उन लोगों के पास जाता है। क्या आप दोनों ठीक हैं? आप दोनों मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अयान पूछता है। इस बार अयान के सवाल पर वो आदमी गुस्से से अयान को देखने लगता है। तुम अपनी नरमी अपने पास रखो क्योंकि तुम लोग अमीर जादव को अच्छे से जानते हैं। तुम सब सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करते हो पर तुम सब अंदर से जानवर हो जानवर। हमारी मदद करके तुम हमसे कोई मतलब का काम निकालना चाहते होंगे, हमें पता है सब कुछ, क्योंकि कोई भी बिना की फायदे के किसी की भी मदद नहीं करता है। और हम तुम्हें पहले ही कह देते हैं, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं और मेरा परिवार फुटपाथ पर रहते हैं। हमारे पास सिर्फ हमारी जिंदगी और हमारे बच्चे ही हैं, वो आदमी कहता है। शुरुआत में वो आदमी बहुत गुस्से से बात कर रहा था पर आखिर में वो रोने लगता है, अपना हाल अयान को बताते हुए। अयान को उस आदमी की बातों से पता चल रहा था कि वो आमिर लोगों से कितना ज्यादा नफरत करता है, पर वो सही भी था क्योंकि उसने जो सब कहा था वो सब असल जिंदगी में हो ही रहा था। अयान को उनके बारे में सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसको समझ आ जाता है कि जरूर इनके साथ किसी आमिर आदमी ने कभी बहुत बुरा सलूक किया होगा। तभी वंश और उसके साथ कई आदमी अपने हाथों में बंदूक उन परिवारों के ऊपर तान देते हैं। अयान ये देख तुरंत वंश की तरफ देखता है। अयान के सिर्फ देखने से ही वंश पीछे हट जाता है और अपने आदमियों को भी पीछे कर लेता है। अयान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई अमीरजादा अपनी अमीरी किसी गरीब पर दिखाए। अयान वहां से उठकर वापस अपने कार में जाकर बैठ जाता है। उसकी नजर बस बार बार उन मासूम बच्चों पर ही जा रही थी कि वो बच्चे अभी बहुत छोटे थे ये दुनिया देखने के लिए। अयान कुछ सोचता है और वंश को बुलाता है। वंश! अयान की आवाज सुन तुरंत उसके कार के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। वंश! अब तुम एक काम करो, जो सामने फुटपाथ पर परिवार दिख रहा है उसमें जो आदमी है उसके लिए कोई अच्छी सी नौकरी उसके हिसाब से रागिनी से बात करके उसको काम दिला दो। और काम अच्छा ही होना चाहिए, पैसे ठीक ठाक देना जिससे उनका परिवार ठीक से रह सके और साथ ही साथ उन पर नजर रखकर मुझे खबर देते रहना जब मैं पूछूं। अयान कहता है। जी सर, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा, वंश कहता है और वहां से अपने कार में बैठ जाता है। अंदर बैठने के बाद वंश एक कॉल मिलाता है और बात करने लगता है। इधर अयान अपने कार में अपने ही किसी सोच में खोया हुआ था। अमीर लोग, मेरे 1 वीक हॉलीडेज भी अब फिनिश होने वाले हैं। मुझे जल्द ही वापस यूनिवर्सिटी भी जाना होगा। मैं अपनी पहचान छुपा कर रखूंगा। मैं नहीं चाहता कि दिल्ली में कोई नया बखेड़ा खड़ा हो। पर मैं अपनी अमीरी का क्या करूंगा, ये कैसे छुपाऊंगा? चलो छोड़ो, इस प्रॉब्लम को बाद में देख लूंगा, पर अब से मैं सीक्रेट बिलियनियर बनकर रहूंगा, अयान खुद से मन ही मन कहता है। और अयान के बगल में बैठी अनाया अयान को देखकर अपने गाल फुलाकर बैठी हुई थी। अयान अपने ख्वाबों से बाहर निकलकर जब अनाया को देखता है तो उसको लगता है कि अनाया काफी गुस्से में है। अनाया, तुम ऐसे मुंह फुला करके क्यों बैठी हुई हो? अयान पूछता है। पर अनाया अयान को कोई जवाब नहीं देती है। अयान उसके तरफ से कोई जवाब ना सुनकर उसके पास ठोस सा खिसक जाता है। अनाया, बोलो ना, क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो? अयान फिर से अनाया से पूछता है।
अनाया सिर घुमाकर अयान की तरफ देखती है। अयान अनाया के बहुत करीब था। अनाया के अब गाल के साथ साथ उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। तभी ड्राइवर अचानक से रोड पर एक कार को देखकर तुरंत ब्रेक मारता है। उसे ब्रेक के वजह से अयान का बैलेंस बिगड़ जाता है और जिस तरह से अयान बैठा हुआ था उसके कारण वो सीधा अनाया के होठों पर अपना होठ रख देता है। दोनों एक दूसरे को आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे। अयान अनाया के प्यारे और गुलाब की पंखुड़ी से भी पतले होठ को अपने होठों पर महसूस कर सकता था। अनाया अब अपने आंख बंद करके अयान को महसूस करती है और अयान को आगे किस करती है। उसके होठों के हिलने के वजह से अयान भी सब कुछ भूल जाता है और अनाया को महसूस करने लगता है। दोनों अब एक दूसरे को किस कर रहे थे। अयान अनाया के गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था और अनाया का भी यही हाल था। वो दोनों अपने लेवल को बढ़ाते उससे पहले ही ड्राइवर अपना गाला साफ करके उन दोनों को होश में लाने की कोशिश करता है। जैसे ही उन दोनों के कानों में ड्राइवर की आवाज जाती है वैसे ही दोनों अलग हो जाते हैं। ड्राइवर काफी देर से उन दोनों को नोटिस कर रहा था पर मिरर में सिर्फ अयान का पीछे का हिस्सा ही दिख रहा था। उन दोनों के जुनून को देखते हुए वो समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए वो उन दोनों का ध्यान भटका देता है। अनाया अब गुस्से में बिल्कुल भी नहीं थी बल्कि उसकी जगह वो तो अब बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। इधर अयान अपने आप को कोस रहा था। अयान तू सच में बहुत बड़ा बेवकूफ, गधा, नालायक, नीच लड़का है। जब तुझे पता था कि अनाया बहुत खूबसूरत और प्यारी है उसके बावजूद तुझे अनाया के इतने पास जाने की क्या जरूरत थी। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। अब पता नहीं मैं जब अनन्या को प्रपोज करूंगा और वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो फिर उसके बाद कभी उसने मुझसे पूछा कि मैंने कभी किसी को किस किया है तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। तब तो अनन्या को बिल्कुल भी अपना मुंह तक दिखाने के लायक बचूंगा। अयान मन ही मन खुद से कहता है। अयान और अनाया की ये फर्स्ट किस थी। अनाया हालांकि पहले कई साल तक अयान के साथ थी पर उसने कभी भी अयान को उसको छूने तक नहीं दिया था, पर इस बार वो खुश थी क्योंकि ये अयान का नया रूप उसको बहुत पसंद था। अयान अपना पहला किस अनन्या को देना चाहता था पर आज उसकी इतनी बड़ी गलती की वजह से उसका पहला किस अनाया ले गए। दोनों उस वक्त उस कार के अंदर कुछ भी एक दूसरे से नहीं बोल रहे थे, उन दोनों को ही बड़ा अजीब लग रहा था। कुछ देर में उनकी कार अयान के प्राइवेट एयरप्लेन के पास जाकर रुक जाती है। दोनों कार से उतरते हैं। अयान को तो पूरे समय लग रहा था कि वो दोनों एयरपोर्ट पर जाकर कोई नॉर्मल प्लेन से न्यूयॉर्क जाएंगे, पर यहां आने के बाद वो अपने प्राइवेट एयरप्लेन को देखकर बस हैरान ही हो रहा था। उसका प्लेन बिल्कुल नॉर्मल प्लेन के जितना ही बड़ा था, वो भी सिर्फ 2 लोगों के लिए ही। अयान और अनाया दोनों उस प्लेन के अंदर जाते हैं। प्लेन अंदर से बहुत आलीशान था, वहां पर सब कुछ था। सोफा, बेड, बार, सर्वेट्स, सब कुछ था उसके अंदर। अयान तो बस देखते ही जा रहा था सब कुछ, उसने ये सब सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। अनाया अयान को पकड़ कर ले जाती है और अपने साथ उसको एक साथ सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं। वो प्लेन टेक ऑफ होने के लिए उड़ान भर देता है और कुछ ही देर में वो प्लेन बादलों से बातें करने लगता है। अयान वहां पर बैठकर शीशे से उन सफेद बादलों को देखते जा रहा था। उसने कभी भी इतने पास से बादलों को नहीं देखा था। वो जब से ग्वालियर आया था तब से ही उसके साथ सारी मजेदार चीजें ही हो रही थी। अयान बहुत अच्छा फील कर रहा था क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी खुलकर जी रहा था। अनाया उसके बगल में ही बैठकर बस उस फर्स्ट किस के बारे में ही सोच रही थी। वो पल अनाया के लिए अब बहुत खास बन चुका था। एक सर्वेंट आता है और कुछ खाना टेबल पर रखकर चला जाता है। खाने को देखकर अनाया के पेट में चूहे कूदने लगते हैं। वो खाना खा रही होती हैं और अयान शीशे से उन बादलों को देखकर बस उस पल को जी रहा था। दिन का वक्त हो जाता है और दोनों बड़े से डिजिटल टीवी पर मूवी देख रहे होते हैं।
अनाया मूवी देखते देखते ही सो जाती है। अयन की नज़र उस पर पड़ती है तो वो सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम कम करता है, फिर वो धीरे धीरे अनाया को चादर ओढ़ा देता है। अयान टीवी को बंद कर देता है और अपना स्मार्टफोन निकालकर चलाने लगता है। उसकी अच्छे से याद था कि इंस्टाग्राम पे रोहन का अकाउंट था, इसलिए वो इंस्टाग्राम ओपन करता है और रोहन का अकाउंट सर्च करता है। मिल गया रोहन। चलो देखते हैं अब इसने कौन से नए पोस्ट किए होंगे। पक्का इस बारे उसने सिर्फ किताबों की फोटो ही पोस्ट किया होगा, अयान कहता है। वो रोहन के अकाउंट को टच करता है, फिर पोस्ट वाले सेक्शन में जाता है। वहां पर जो वो देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। ये तो अनन्या है। पर अनन्या रोहन के साथ क्यों है और ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर कब से? रोहन ने तो मुझे कभी भी अनन्या के बारे में नहीं बताया। क्या उन दोनों का कुछ चल रहा है या फिर सिर्फ ऐसे ही उन दोनों ने फोटो क्लिक की है? मैंने तो रोहन को अनन्या के बारे में बताया था कि मैं उसको पसंद करता हूं। ऐसे ही कई सवाल अयान के दिमाग में घूमने लगता है। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, शायद रोहन मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। मुझे पता है रोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अयान खुद को झूठी तसल्ली देता है। वो अपना फोन बंद कर लेता है और साइड में रख देता है। वो बार बार अनन्या के बारे में ही सोचने लगता है। ऐसे ही सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। रात हो जाती है और बाहर आसमान में काले बादल थे। अयान की आंख खुलती है। मैं तो काफी देर सो गया हूं। काफी ज्यादा समय हो गया। क्या हम अभी तक न्यूयॉर्क नहीं पहुंचे? अयान कहता है। वो अपने बगल में देखता है तो वहां पर अनाया नहीं थी। अयान को बाथरूम से पानी की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाता है कि बाथरूम में अनाया होगी। अनाया बाथरूम में नहा रही होती है। अयान शीशे से बाहर देखता है। बाहर में नीचे चमकीले लाइट जल रहे थे। अयान को वो बहुत खूबसूरत लगता है। अयान को लगता है कि प्लेन अब धीरे धीरे नीचे हो रहा है। इससे वो समझ जाता है कि वो अब न्यूयॉर्क पहुंच गया है। अनाया बाथरूम से बात लेकर निकल जाती है और ड्रेस भी चेंज कर लेती है। कुछ देर बाद प्लेन लैंड होता है। अयान और अनाया दोनों प्लेन से बाहर निकलते हैं। वो दोनों जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कई सारे लोग उन दोनों को पिकअप करने के लिए आए हैं। अयान आगे बढ़ता है और अनाया भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अयान के नीचे उतरने के बाद कई सारे लोग उसके पास आते हैं और फूल देते हैं। आपका स्वागत है अयान सर। चलिए हम आपको आपके फ्लैट तक छोड़ देते हैं, एक आदमी कहता है। अयान फिर उस आदमी के साथ उसके कार में बैठ जाता है। अनाया भी उसके साथ ही बैठ जाती है। कार स्टार्ट होती है और कई सारी गाड़ियां एक साथ लाइन से चलने लगती हैं। उधर दिल्ली में रोहन अनन्या के साथ एक होटल में एक बेड के ऊपर एक साथ लेते हुए थे। रोहन कहता है, अयान, तेरी पसंद तो सच में लाजवाब है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 12। अयान न्यूयॉर्क पहुंच जाता है और उधर दिल्ली में रोहन अनन्या के साथ एक होटल के कमरे में मौजूद होता है। अनन्या रोहन की गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है। अगले दिन अनन्या और रोहन दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज के एंट्री गेट पे दोनों रोहन के कार से बाहर उतरते हैं और रोहन अनन्या के कमर पर अपना हाथ रखकर अंदर जाता है। बेबी, चलो अंदर क्लास में चलते हैं, नहीं तो यहां की हवा तुम्हें मुरझा देगी, रोहन कहता है। अनन्या रोहन की बात पे बस है देती है। दोनों क्लास के अंदर जाने लगते हैं। जो सब बंदे और बंदियां उन रोहन और अनन्या को एक साथ देख रहे थे, वो सब अब एक दूसरे से गॉसिप करने लग जाते हैं। यार, ये तो अनन्या है ना? अरे अनन्या इस फटीचर के साथ क्या कर रही है? अरे भाई रोहन को ऐसा मत बोल,
तुझे शायद पता नहीं है, रोहन की पूरे 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। जब से रोहन की लॉटरी लगी है, तब से वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। क्या कहा तूने? रोहन की 2 करोड़ की लॉटरी लगी है? भाई क्या ही किस्मत है। काश ऐसी किस्मत मेरी भी होती तो मेरे पास अनन्या जैसे हॉट गर्लफ्रेंड होती। कुछ लड़के आपस में बात करते हैं। उस लड़के के बगल में उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी होती है। उस लड़के की बात सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उसके पैर पे अपना पैर मारती है। आउच लग गए। क्या कर रही हो तुम? मुझे मार क्यों रही हो? अच्छा मैं मार क्यों रही? तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें अनन्या जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? अगर तुम्हें वो चाहिए तो जाओ उसके पास। मेरे पास क्या कर रहे हो तुम? मेरी ही गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया। मेरे पास कई सारे प्रपोजल थे। मैं जा रही हूं। तुम जाओ और जाकर अनन्या के पास उसको प्रपोज करो। अगर मेरे पास आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो दोनों कपल बात करते हैं। वो लड़की वहां से फिर चली जाती है। असल में वो लड़की भी काफी खूबसूरत थी, बस वो लड़का तो अपनी गर्लफ्रेंड को जेलस फील कराना चाहता था, पर उसका दाव उसी पर भारी पड़ गया। अब लो मेरी गर्लफ्रेंड नाराज भी हो गई, इसको मनाना पड़ेगा अब तो, वरना ये फिर बहाना ढूंढ लेगी कि मैंने उसे मनाया क्यों नहीं, फिर मुझसे बहुत लड़ेगी। वो लड़का कहता है और भागकर अपने जीव के पीछे जाता है। अनन्या और रोहन दोनों अपने क्लास के अंदर आ जाते हैं। रोहन के क्लास के अंदर जाते ही सब रोहन को देखने लग जाते हैं। रोहन ने काफी ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। लड़कियां और लड़के सब उसको और उसके साथ खड़ी अनन्या को देखने लग जाते हैं। रोहन ब्रो, और बता क्या हाल चाल तेरे? कल तूने अपनी जीव के साथ मजे तू लिए ना? नकुल रोहन के पास उसके कान में जाकर बोलता है। रोहन उसकी बात सुनकर है देता है और अनन्या के तरफ देखता है। भाई उस रात की तो बात ही मत कर, मजे तो पूरा लिया मैंने, रोहन कहता है। दोनों एक दूसरे को हाई फाई देता है और दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लास के बाहर जाकर कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन से कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, इसलिए कई सारे बंदे और बंदियां प्रैक्टिस कर रहे थे। इधर अयान और अनाया दोनों वापस अपने शहर आ जाते हैं। अयान वापस लौटते ही सबसे पहले अपनी पिता वियान से मिलने के लिए जाता है। वियान अपने दूसरे बंगले में होते हैं और कुछ बिजनेसमैन्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, पर जब वियान को अयान की खबर मिलती है तो वो मीटिंग को रोक कर उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। अयान हॉल के अंदर सोफे पर बैठा होता है और उसके ठीक बगल में ही अनाया भी बैठी होती है। अयान, तुम आ गए, मैं तुम्हास ही इंतजार कर रहा था। और बताओ न्यूयॉर्क में हमास नया बिजनेस कैसा चल रहा है? तुम्हें वहां कोई गड़बड़ होते हुए दिखा या फिर सब कुछ ठीक ही था? वियान आकर अयान के सामने बैठते हुए कहते हैं। पापा वहां पर हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है और हमें काफी प्रॉफिट भी हो रहा है। आपका डिसीजन बिल्कुल सही था, पर मुझे यहां इस बारे में बात नहीं करना था। मैं यहां पर किसी और चीज के लिए आपसे बात करने के लिए आया हूं, कहता है और वियान देखने लगता है। हम ठीक हैं अयान, तो बताओ तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो? वियान कहते हैं। मुझे दिल्ली जाकर वहां पर अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करनी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे दिल्ली जाने की इजाजत दे दे, अयान कहता है। तुम्हें अपनी बाकी की पढ़ाई दिल्ली में पूरी करनी है? हाँ, मैं इस बात से एग्री हूं कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, पर दिल्ली में ही क्यों, तुम फॉरेन जाकर भी तो पढ़ाई कर सकते हो, वियान कहते हैं। पापा मुझे दिल्ली में इसलिए पढ़ाई करनी है क्योंकि वहां पे भी अब काफी ज्यादा अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी बन चुके हैं। वहां की पढ़ाई बाकी जगहों से काफी अलग और खास होती है, इसलिए मैं वहां पे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूं, अयान कहता है। अयान, देखो वैसे इस छोटी सी बात के लिए मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूं, इसलिए तुम दिल्ली जा सकते हो, पर आगे हमारे बिजनेस का क्या होगा, उसको तुम कैसे हैंडल करोगे, वियान पूछते हैं।
पापा मैं बिजनेस भी हैंडल कर लूंगा, मुझे दिल्ली के अंदर का काम आप दे सकते हैं, और मैंने सुना है कि वहां पर हमारे जान पहचान के भी काफी लोग हैं, तो वो सब भी मेरी मदद कर ही देंगे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट और ये है कि मैं चाहता हूं मेरे साथ वंश भी चले और वो भी मेरे है कॉलेज में, वो भी पढ़े मेरे साथ ही। अयान कहता है, हाँ क्यों नहीं वंश, तुम्हारे काम आ सकता है। ठीक है, तुम दोनों दिल्ली के आजरा कल से निकल सकते हो, वियान कहते हैं। अयान के बगल में बैठी अनाया अयान को देख रही होती हैं और वो वियान से कुछ कहना चाहती थी, पर उन दोनों के बातचीत के वक्त उसको मौका ही नहीं मिला था कुछ बोलने का। पर वियान अनाया की सारी हरकतों को अच्छे से देख रहे थे और समझ गए थे कि अनाया भी उनसे कुछ कहना चाहती है। अनाया, क्या बात है, तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? वियाने अनाया की तरफ देखते हुए पूछते हैं। हाँ पापा जी, मुझे भी कुछ कहना था, अनाया कहता है। ठीक है, तो कहो, मैं सुन रहा हूं, वियान कहते हैं। उनकी बात सुनकर अनाया आगे कहती है, मैं भी अयान के साथ उसके ही कॉलेज में पढ़कर अयान के साथ रहना चाहती हूं, अनाया कहती है। वियान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। तुम्हें भी अयान के साथ ही जाना है तो ठीक है, तुम भी जा सकती हो उसके साथ, वैसे भी तुम्हें तो पूरा हक है उसके साथ हर पल रहने का, आखिर तुम दोनों होने वाले हस्बैंड और वाइफ जो हो। मुझे कोई एतराज नहीं है, वियान कहते हैं। जब अयान और अनोया दोनों को ही दिल्ली जाने की परमिशन मिल जाती है तो दोनों ही बड़े खुश होते हैं। पर अयान इतना खुश नहीं था क्योंकि अनाया भी उसके साथ ही चल रही थी। अनाया भी अब मेरे साथ ही चलेगी कहीं, इसको मेरी पुरानी लाइफ के बारे में पता ना चल जाए है, भगवान मदद करना है, अयान खुद से ही मन में कहता है। दोनों बंगले से बाहर आते हैं और अयान के बंगले पे जाते हैं। अनाया अपना सामान पैक कर लेती है, जबकि अयान कुछ खास सामान पैक नहीं करता है। वंश को भी खबर मिल जाती है कि वो अयान के साथ दिल्ली जाएगा और उसके साथ उसके ही कॉलेज में पढ़ाई भी करेगा। अयान को काफी समय हो गया था उसके दोस्तों से मिले हुए। वो अपने दोस्तों से मिलकर उनका हाल चाल पूछना चाहता था। वो बस अब नकुल को अच्छा सबक चखाना चाहता था क्योंकि उसने उसे जान से मार डाला था। अयान तो अब बस नकुल का रिएक्शन देखना चाहता था कि नकुल जब उसको देखेगा तो क्या करेगा। वंश बंगले के बाहर आ जाता है। बंगले के बाहर काफी ज्यादा गार्ड्स मौजूद थे, वो सारे गार्ड्स और बॉडी गार्ड्स अनाया के थे। अनाया उनको अपनी और अयान के सेफ्टी के लिए लेकर जा रही थी। उन सभी के पास बंदूकें थी और सारे के सारे स्पेशल गार्ड्स थे जो बहुत ही शक्तिशाली और स्किल्ड थे। जब अयान बंगले से बाहर आता है तो उन लोगों को देखकर परेशान हो जाता है। अनाया भी ना अपने साथ अपने बॉडीगार्ड्स भी ले जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली की कोई बड़ी जंग करने के लिए जा रहे हैं, अयान बड़बड़ाता है। वो दोनों जाते हैं और जाकर कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर कार को रेलवे स्टेशन ले चलो, अयान कहता है। ओके सर, ड्राइवर कहता है और कार को स्टेशन की तरफ घुमा लेता है। अनाया उसकी बात सुन अयान को देखती है। हम रेलवे स्टेशन क्यों जा रहे हैं अयोन? अनाया पूछती है। हम रेलवे स्टेशन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम ट्रेन से दिल्ली जाएंगे। क्या हम ट्रेन से जाएंगे? अयान ये तुम क्या कह रहे हो, ट्रेन में कितनी गंदगी होती है और गरीब लोग भी होते हैं, अनाया कहती है। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने सबसे महंगी ट्रेन के टिकट्स ही लिए हैं। बस तुम ट्रेन से चलो तो सही, बहुत मजा आएगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, अयान कहता है और टिकट्स हवा में घुमाने लगता है। आगे अनाया कुछ नहीं कहती है। वंश आगे वाली शीट पर बैठकर अयान के बदले रूप को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर में वो सब रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। वो सब बिल्कुल सही समय पे आते हैं क्योंकि ट्रेन भी बिल्कुल उसी समय पे आती है जब वो सब वहां पर पहुंचते हैं। अयान अनाया का हाथ पकड़ता है और उस भीड़ भाड़ वाली जगह से ट्रेन के अंदर चला जाता है।
वो दोनों काफी लोगों से टकराते हैं पर ट्रेन के अंदर पहुंच ही जाते हैं। इधर वंश अपने बंदूक वाले साथियों के साथ आराम आराम से आगे बढ़ रहा था। वंश के आदमियों के बंदूकें देखकर ही लोग दूर हो जा रहे थे। फिर वंश भी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है और ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। ट्रेन के स्टार्ट होते ही उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तीनों ट्रेन के अंदर जाकर ट्रेन को देखने लगते हैं। सच में ट्रेन काफी अच्छा था। ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा गया था। तीनों अपनी टिकट्स को देखकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। वो शीटें काफी अच्छे थी। अयान, वंश और अनाया पहली बार ऐसे ट्रेन में बैठे थे। वहां पे विंडो इतना बाद था कि ऐसा लग रहा था कि वहां विंडो ना होकर कांच लगा दिया हो, क्योंकि एक शीट से लेकर दूसरे शीट तक के विंडो की जगह काफी लंबा और बड़ा कांच लगा हुआ था, जिससे बाहर का नजारा साफ साफ दिख रहा था। अनाया पहली बार ऐसा कुछ देख रही थी, क्योंकि वो जितनी बार भी सफर करती थी सिर्फ प्लेन से या फिर कार से करती थी, वो कभी भी ट्रेन पे नहीं चढ़ी थी। अयान को ध्यान ही नहीं रहता है कि उसने अभी तक अनाया का हाथ अपने हाथ में काफी टाइट से पकड़ा हुआ था। अयान को कुछ देर अपने हाथ में किसी का हाथ का एहसास होता है तो वो तुरंत अनाया का हाथ छोड़ देता है। अनाया अयान को देखकर हंसने लगती है। अयान उसको ऐसे हंसते हुए देखता है। तुम मुझे देखकर हंस क्यों रही हो? अयान पूछता है। उसकी बात सुनकर अनाया और भी जोर से हंसने लगती है। वो फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और अयान को देखती है। मैं तुम्हारे लाल चेहरे को देखकर हंस रही थी, तुम बहुत प्यारे लग रहे थे, अनाया कहती है। हाँ तो इसमें हंसने की बात क्या है? हाँ, अयान कहता है और अपना मुंह फुलाकर गुस्सा होने का नाटक करता है। अनाया अयान को गुस्सा होते देख उसको मनाने के लिए उसके पास बढ़ती है। तुम मुझसे गुस्सा हो गए क्या अयान? अच्छा सॉरी, माफ कर दो मुझे, अनाया कहती है। अयान उसकी बात सुनकर अपना सिर दूसरी तरफ मोड़े हुए ही ना में सिर हिलाता है। अच्छा ठीक है, देखो मैंने अपने कान भी पकड़ लिए, अब मुझे माफ कर दो, अनाया कहती है। उसकी बात सुनकर अयान अपना सिर अनाया को देखने के लिए घुमाता है। जैसे ही वो अपना सिर घुमाता है वैसे ही उसके होठ अनाया के होठों से टकरा जाते हैं। अनाया अयान को किस कर रही होती है। अयान भी अनाया के कोमल होठ को फिर चूमने लगता है। वो सब कुछ भूल जाता है। वंश उनकी हरकत देख रहा था और बोते भी सुन रहा था। जैसे ही वो दोनों किस करते हैं वैसे ही वंश अपना सिर तेजी से किसी और साइड घुमा लेता है। उन लोगों को किस करते हुए कोई नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वहां पर पर्दा लगा हुआ था। सिर्फ वही लोग देख सकते थे उन दोनों को जब उन तीनों से मिलने के लिए आते। अनाया अपनी जगह से उठकर अयान के गोद में बैठ जाती है और उसका सिर अपने हाथों से पकड़कर उसके होठों को चूमने लगती है। अयान भी अपने दोनों हाथों को अनाया के खूबसूरत कमर पर रख देता है। दोनों एक दूसरे को बस चूमते जा रहे थे। दोनों ही उस एहसास को महसूस कर रहे थे। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे कि दो जिस्म और एक जान हो। कुछ देर बाद जब लगातार वो दोनों एक दूसरे को लगातार चूमने के बाद अलग हो जाते हैं। अनाया अब अयान के बाहों में सेसाई हुई थी। अयान को भी अब पता लग गया था कि उसको अनन्या के साथ सिर्फ अट्रैक्शन था और अब उसको अनाया के साथ प्यार हुआ है। उसको ऐसा एहसास इसलिए हुआ क्योंकि जब भी वो अनाया के साथ रहता तो वो उससे सारी बात कह सकता था। उसको उसके साथ रहने से कुछ स्पेशल फील होता था। अयान को अनाया का साथ पसंद था। अनाया और अयान का हो जाने के बाद वंश अपना सिर वापस से सीधा कर लेता है। पर्दे से एक लड़की आती है और उन तीनों को देखती है। आप तीनों क्या लेना पसंद करेंगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक क्या लेना पसंद करेंगे? वो लड़की पूछती है। वंश उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, पर वो नॉर्मल होना चाहिए। जी सर, लड़की कहती है और फिर वहां से चली जाती है।
वो लड़की वहां से बाहर आने के बाद अयान और अनाया के बारे में सोचती हैं, क्योंकि वो दोनों ही काफी अच्छे लग रहे थे। जिस तरह से अयान ने अनाया को अपने बाहों में थाम रखा था, उससे तो उसको यही लग रहा था कि अयान उसको बहुत प्यार करता है। वो लड़की उन तीनों का ऑर्डर लेने के लिए चली जाती है और इधर अयान अपने पॉकेट से फोन निकलकर गेम खेल रहा होता है। अनाया अभी भी उसके बाहों में ही होती है और वो गेम को देख रही होती है। अनाया अयान के गेम को देखते देखते बोर हो जाती है और वो अयान के हाथ से फोन छीन लेती है। अरे अरे अनाया, ये क्या कर रही हो? मैं बस अभी जीतने ही वाला था, अयान कहता है। अयान, तुम बस देखते जाओ, अनाया कहती है। वो गेम को काट कर इंस्टाग्राम चालू करती है। अनाया अयान का इंस्टाग्राम अकाउंट देखती है तो वहां पे न्यू अकाउंट लिख कर आ रहा होता है। उसको देखकर वो समझ जाती हैं कि अयान ने ये अकाउंट कुछ दिन पहले ही बनाया होगा। अनाया फोन का कैमरा चालू करके अयान और उसकी फोटो क्लिक करती है। अयान को खबर ही नहीं होती है कि अनाया उसका और अपनी फोटो क्लिक कर रही थी। वो फोटो क्लिक करने के बाद उस फोटो को अयान के अकाउंट में डीपी पे लगा देती है। अयान और अनाया दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे और फोटो भी बहुत अच्छी आई थी। उन दोनों ने ही ब्रांडेड कपड़े भी पहने हुए थे। वो कुछ फोटोज और क्लिक करती हैं, पर वो कुछ खास नहीं होते हैं। अयान अब नोटिस कर लेता है कि अनाया क्या कर रही होती है। जब अनाया फिर से फोटो क्लिक करने की कोशिश करती है तो अयान उसको रोकने की कोशिश करता है। अनाया, ये क्या कर रही हो? मेरी फोटो क्यों क्लिक कर रही हो? नहीं, रुको, छोड़ो अयान, मुझे क्लिक करने दो, रुको, टूट जाएगा तुम्हारा फोन। अयान, तुम फोटो क्लिक मत करो ना, रुको। नहीं, दोनों एक दूसरे के हाथ से फोन छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों शीट के गिर जाते हैं और दोनों ही लेट जाते हैं। दोनों के हाथ से फोन छूटता है, नीचे गिर जाता है। जब फोन हवा में नीचे की तरफ गिरने के लिए जा रहा होता है, तब फोटो क्लिक होने की आवाज आती है। जब दोनों फोन को उठाकर देखते हैं तो उन दोनों की एक बहुत क्यूट फोटो फोन को छीनते वक्त क्लिक हो जाती है। अनाया अयान के छाती पे लेती होती है और अयान अपने हाथ से अपने चेहरे को छुपाने का कोशिश कर रहा होता है, पर वो छुपता नहीं है। आहा, ये क्लिक हो गई सबसे बेस्ट पिक्चर, अनाया कहती हैं और फिर से अयान के हाथ से उसका फोन छीन लेती है। वो कुछ फोटो को अयान के अकाउंट पे पोस्ट कर देती हैं। वो टैक्स वैक्स भी लगा देती हैं और ये फोटोज पोस्ट हो जाती हैं। फोटोज के पोस्ट होने के कुछ देर बाद ही उस पर 10 लाइक आ जाता है और कुछ कमेंट्स भी। ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, ये लड़का कितना हॉट है यार, इस लड़के के साथ तो अनाया घोष है ना, अनाया क्या इस लड़के की गर्लफ्रेंड है? ऐसे ही कई सारे कमेंट्स, लाइक्स और फॉलोस अयान को मिलने लगता है। अनाया अपना फोन निकलकर अयान के पोस्ट के साथ कोलैबोरेशन कर लेती है। अयान अनाया की सब हरकत देख रहा होता है। अनाया, ये तुम क्या कर रही हो? अयान पूछता है। अनाया अयान को देखती हैं और मुस्कुराते हुए अयान को जवाब देती है, तुम्हें फेमस कर रही हूं। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 13। अनाया और अयान दोनों ट्रेन के अंदर ही एक दूसरे को चूमने लगते हैं। वंश अपना चेहरा किसी और साइड फेर लेता है। अयान अनाया को अपने बाहों में भरकर फोन में गेम खेल रहा होता है, पर अनाया का मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो अयान से फोन छीनकर सोशल मीडिया पर अपनी और अयान की फोटो पोस्ट कर देती है। कुछ ही देर में अयान और अनाया के उस पोस्ट पर काफी सारे लाइक्स, कमेंट्स और फॉलो आने लगते हैं। अनाया उस पोस्ट को अपने अकाउंट से कोलैब कर लेती है। अनाया सोशल मीडिया में काफी फेमस थी, उसके चर्चे पूरे इंडिया में थे, उसकी खूबसूरती के हजारों दीवाने थे। अब अयान के बारे में भी काफी लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि अयान अनाया का बॉयफ्रेंड है।
ये खबर सुनने के बाद अनाया के हजारों दीवानों के दिल टूट चुके थे। अनाया अयान को देखती है, स्माइल करते हुए उसको उसका फोन वापस करती है। ये लो अयान, तुम्हारा फोन। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अनाया ने कहा। अयान को उसकी बात समझ नहीं आती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ समझ नहीं आया, अयान कहता है। मैंने अभी जो कहा वो भूल जाओ और जल्दी से मुझे हग करो। इतना कहकर अनाया अपने दोनों हाथों अयान की तरफ कर देती है। अयान उसको बड़े प्यार से देखता है और एक बार फिर से अनाया को अपने बाहों में भर लेता है। ये पल दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था, दोनों बस इस पास में खो जाना चाहते थे। तभी पर्दे को हटाकर वो लड़की आ जाती है जिसको वंश ने अपना ऑर्डर लाने को भेजा था। ये लीजिए सर आपको ऑर्डर, वो लड़की बिल्कुल तमीज के साथ कहती है और फिर वहां से चली जाती है। रात के 9 बज चुके होते हैं। रात में उनकी ट्रेन उनको दिल्ली के स्टेशन पर छोड़ देती है। तीनों ट्रेन से अपना अपना सामान लेकर उतर जाते हैं और सारे स्पेशल सोल्जर भी ट्रेन से उन सबके साथ उतर जाते हैं। रात का समय होने के वजह से वहां पर कुछ खास लोग नहीं दिख रहे थे। ये कैसी जगह है? इतनी रात को इस ट्रेन ने हमें यहां पर उतारा है। मैं तो बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूं और नींद भी काफी आ रही है, अनाया अपनी आंखों को मलते हुए कहती है। अनाया बस तुम मेरे साथ चलो, कुछ देर में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे तो तुम आज के लिए मेरे ही कैंपस के रूम में सो जाना। और मैं तुम दोनों से पूछना भूल गया कि तुम दोनों का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया है ना, या फिर तुम दोनों ने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं और चले आए? अयान पूछता है। तुम उसकी फिक्र मत करो क्योंकि हम पहले से ही एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में ले चुके हैं, अनाया ने कहा। अयान उन दोनों को अग्नि आंखों को छोटी छोटी करके देखता है। ये बात तो सच है कि पैसों से कुछ भी हो सकता है, अयान खुद से मन ही मन कहता है। ठीक है तो चलो चलते हैं, अयान ने कहा। वो सब स्टेशन से बाहर रोड पे आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर कई सारी लग्जरी कार्स खड़ी हुई थी। अयान और अनाया के बाहर निकलते ही वो सारे लोग अयान के सामने झुक जाते हैं और अपने हाथ को कंधे पर रख लेते हैं। आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से दिल्ली शहर में अयान सर, वो सभी लोग एक साथ कहते हैं। आसपास के जितने भी लोग होते हैं, ड्राइवर्स और बाकी सब होते हैं, वो सब भीड़ लगाकर ये सब देखने लगते हैं। अयान अपने हाथ को ऊपर करता है, जिसके बाद सभी लोग खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अयान और अनाया एक कार में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कार के अंदर अनाया को काफी नींद आ रही थी और वो काफी मुश्किल से ही अपनी नींद को काबू कर पा रही थी। अयान अनाया को अपनी नींद से लड़ते देख मुस्कुराने लगता है। अनाया भी ना पता नहीं ये इतनी प्यारी सच में है या फिर नाटक करती है। देखो तो सही, इसको नींद आ रही है पर फिर भी सोने की जगह अपने आंखों को खोलने की कोशिश कर रही है, अयान मन ही मन कहता है। वो अनाया के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। तुम्हें नींद आ रही है तो तुम मेरे गोद पे सिर रख कर सो सकती हो, अयान कहता है। उसकी बात सुन अनाया अपनी नींद से भरी आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए अघान को देखती है। वो बिना कुछ बोले तुरंत अयान से गले लग जाती है और आंखों को बंद करके सो जाती है। अयान ड्राइवर को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद ड्राइवर कुछ बटन्स दबाता है। बटन दबाने के बाद जिस शीट पे अयान बैठा हुआ था वो शीट पीछे की तरफ झुक जाता है और लेटने के लिए जगह बन जाता है। अयान अनाया को पकड़कर अपने साथ लेकर लेट जाता है। अनाया अभी तक अयान को अच्छे से पकड़ी हुई थी। उसे ऐसे अयान को पकड़े देख लग रहा था कि वो कभी भी उससे दूर नहीं जाना चाहती है और बस उसके साथ ही हमेशा रहना चाहती है। अयान लेटे में ही कार की विंडो से बाहर देखता है। उसको भले ही ज्यादा दिन ना हुए हो दिल्ली को छोड़े हुए, फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि काफी समय बीत गए हो उसको अपने शहर में आए हुए।
लगभग आधे घंटे बाद ही वो सब यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर कई सारी गाड़ियां रुकती हैं और उनमें से एक गाड़ी से अयान उतरता है। वंश भी अपनी कार से उतर जाता है और अयान के पास आता है। अयान सर, आप यूनिवर्सिटी जाइए, मैं यहाँ पे कोई अच्छा सा होटल बुक कर लेता हूँ ताकि अनाया मैम और आपको कोई दिक्कत ना हो। आपके साथ ये स्पेशल सोल्जर भी साथ चलेंगे आपकी सिक्योरिटी के लिए, वंश कहता है। उसकी बात सुन अयान उसको देखता है और कहता है, वंश तुम्हें मुझे कुछ बताना था। ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए तुम ध्यान से सुनना, अयाने ने कहा। वंश बिल्कुल सीरियस हो जाता है। जी सर कहिए, वंश कहता है। हम ठीक हैं तो सुनो। देखो मैं यहाँ पे नया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पहचान ज्यादा लोग ना जाने कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्मल अयान बनकर रहूंगा और उसके बाहर तुम्हारा सर, इसलिए तुम भी मुझे सिर्फ अयान ही बुलाओगे यूनिवर्सिटी के अंदर। रही बात इन गार्ड्स की तो उनको भी मुझसे अंदर में दूर रहने के लिए कहना, अयान कहता है। लेकिन सर अगर आपको गार्ड्स प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, और अगर आपको कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, वंश कहता है। वंश तुम बात समझे नहीं लगता है। देखो अगर मेरी पहचान के बारे में किसी को पता नहीं होगा तो मेरी जान को भी तो खतरा नहीं होगा। बाकी सब लोगों की तरह ही मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट ही तो रहूंगा, जिससे मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 14। अयान वंश को अपने बातों में फंसा लेता है और वंश को राजी कर लेता है। कुछ देर की बात होने के बाद वंश वहां से कार में बैठकर चला जाता है और अयान भी अनाया को अपने साथ लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। अनाया काफी गहरी नींद में थी, इसलिए अयान उसको नहीं जगाता है और अनाया को अपने बाहों में उठा लेता है। यूनिवर्सिटी का गार्ड अभी आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। ये गार्ड्स भी ना, इनको यूनिवर्सिटी की देखभाल के लिए रखा गया है, पर यह है कि खर्राटे मार के सो रहे हैं। खैर वैसे भी अच्छा ही है कि ये सब सो रहे हैं, वरना फालतू का बखेड़ा खड़ा हो जाता, अयान खुद से ही बात करते हुए कहता है। वो यूनिवर्सिटी के बड़े से गेट को हल्का सा बिना कोई आवाज के खोलता है और अंदर चला जाता है। वहां से वो सीधा अपने कैंपस की तरफ ही जाता है। कैंपस में जाने के बाद जल्दी से देबे पैर अपने रूम में चला जाता है। धीरे से दरवाजा खोलकर वो अंदर आ जाता है। अंदर वो देखता है तो वहां पे रोहन नहीं होता है। ये देख वो समझ जाता है कि पक्का अब उसके पास काफी पैसे आ चुके होंगे, जिसके वजह से वो यहाँ अपने कैंपस में नहीं है। वो आगे बढ़कर अनाया को अपने बेड पे लेटा देता है और खुद नहाने के लिए चला जाता है। बाथरूम से नहाकर निकलने के बाद वो रोहन के बेड पे जाकर लेट जाता है। बिस्तर पे लेटने के तुरंत बाद ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह अनाया की आंख खुलती है। वो अपनी आंखों को अपने हाथों से मलती है और आंखों को पूरी तरीके से खोल कर अपने आसपास देखती है। अनाया अपने बगल वाले बेड पर ही देखती है कि वहां अयान आराम से सो रहा होता है। अनाया उस रूम को देखती है तो वो काफी गंदा लग रहा था कि उस रूम में काफी दिन से कोई आया नहीं था। अनाया को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जब कुछ लड़के एक साथ अच्छे से रेडी होकर अयान के कमरे से जा रहे थे तो वो सब कुछ कह रहे थे। आज से तो अपने यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कंपटीशन शुरू होने वाला है। हाँ, तभी तो इतनी जोर शोर से यूनिवर्सिटी के अंदर इतने काम चल रहे हैं। वो सब तो ठीक है, पर तुम सबको ये पता है क्या कि जो अयान था वो काफी दिनों से कॉलेज में नहीं है। सुनने में ये भी आया है कि वो नकुल के डर से कॉलेज ही छोड़कर भाग गया है, वो लड़के कहते हैं। अनाया को कंपटीशन वाली बात तो समझ आ जाती है, पर उसे ये बात समझ नहीं आती है कि वो सब अयान को कैसे जानते हैं और अयान को नकुल नाम के लड़के से डरने की क्यों जरूरत है।
वो बस इन सब ख्यालों में ही थी कि अयान के बगल में उसका फोन को अलार्म बजता है। अलार्म की आवाज से अयान की नींद खुल जाती है और वो उठ जाता है। वो देखता है अनाया खिड़की के पास खड़ी होकर किसी बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनाया, तुम क्या सोच रही हो और तुम वहां खिड़की के पास क्या कर रही हो? अयान कहता है। उसकी आवाज सुनकर अनाया अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। वो उसके सवाल पे उसके पास उसके बिस्तर पे अयान को पकड़कर बैठ जाती है। मैं बस उन लड़कों को बोलते हुए सुन रही थी। वो लड़के कह रहे थे कि आज से कोई कंपटीशन स्टार्ट है यूनिवर्सिटी में और वो कंपटीशन काफी स्पेशल होगा। अनाया कहती है। अच्छा, कंपटीशन? वो तो आज से ही स्टार्ट है। हाँ, वो स्पेशल भी है क्योंकि उसमें काफी अच्छे कॉम्पिटिशन्स हैं, अयान ने कहता है। अनाया उसका जवाब सुनकर अयान से थोड़ा अलग होती है और उसको देखती है। अयान, तुम्हें कैसे इन सब के बारे में पता है? तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो न? सच सच बताना अयान, अनाया पूछती है। अयान उसके सवालों पे सोच में पड़ जाता है और खुद को मुसीबत में फंसा हुआ देखता है। नहीं अनाया, भला मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? वो तो मैंने बस यहां आने से पहले थोड़ा सर्च किया था यूनिवर्सिटी के बारे में, तो बस मुझे वहीं से इन सभी चीजों के बारे में पता चला, अयान कहता है। वो वैसे तो काफी खुद को फंसा हुआ समझ रहा था, पर वो सर्च के बारे में बताकर अनाया से इस बार बच जाता है। अनाया को भी अयान की बातों पे यकीन हो जाता है। अनाया और अयान दोनों बात ले लेते हैं और रेडी भी हो जाते हैं। इधर अयान ने पहले की तरह ही काफी सस्ते और नॉर्मल कपड़े पहन लिया था, उधर ही अनाया ने अपने काफी एक्सपेंसिव और ट्रेंडिंग ड्रेस पहन चुकी थी। अनाया की नजर अयान के कपड़ों पे जाती है, वो उसके पास जाती है। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ये कपड़े कितने बुरे लग रहे हैं तुम पर अयान। उतारो उन कपड़ों को जल्दी से और अपने बैग से अपने नए कपड़े पहनो, वो तुम पर ज्यादा अच्छे लगेंगे, अनाया कहती है। वो फिर अयान के कपड़े उतारने लगती है, पर अयान उसको अपने कपड़े उतारने के लिए नहीं देता है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। दस्तक सुनकर अयान का गला सूख जाता है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि अगर दरवाजे पे कोई लड़का हुआ और उसने उसके कमरे में किसी लड़की को देख लिया तो बवाल हो जाएगा। इधर अनाया अभी भी अयान के कपड़े खोलने की कोशिश ही कर रही थी। अनाया, तुम आवाज मत करना और जाकर जल्दी से कहीं पे छुप जाओ, अयान कहता है। क्यों? पर मुझे छुपना क्यों होगा? अनाया कहती है। अनाया उसकी आवाज सुनकर अयान के कपड़े खोलना बंद कर देती है। मैंने जितना कहा बस उतना करो, मैं बाद में तुमको बताऊंगा, पर अभी के जल्दी से तुम छुप जाओ, अयान कहता है। अनाया भी देर नहीं करती है और तुरंत अलमारी के पीछे जाकर छिप जाती है। अनाया के छिप जाने के बाद अयान दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजे को खोलने के बाद उसके चेहरे से सारी परेशानी हट जाती है और वो दरवाजे पे खड़े लड़के से कहता है, तुम्हें मेरा कमरा कैसे मिला? दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 15। अयान अनाया को अलमारी के पीछे छिपा देता है और खुद दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजे पे वो वंश को खड़ा देखता है, जिसके वजह से उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। वंश, तुम जल्दी से अंदर आओ, अयान कहता है और झटके से वंश का हाथ पकड़ के उसको अंदर खींचकर दरवाजे को जल्दी से बंद कर देता है। अनाया, बाहर आ जाओ, अयान कहता है। अनाया फिर अलमारी के पीछे से बाहर निकल कर आती है। उसके सारे कपड़े धूल से गंदे हो चुके होते हैं और उसके चेहरे पर भी थोड़ा बहुत धूल लग जाता है। मेरे सारे कपड़े खराब हो गए हैं। अब मुझे कपड़े चेंज करना पड़ेगा। अयान, तुम्हें मुझे इस गंदे अलमारी के पीछे ही छुपाना था। देखो, अब तुम्हारे वजह से मेरा पूरा चेहरा गंदा हो गया है, अनाया अपने कपड़ों को देखते हुए कहती है। अयान और वंश सिर्फ अनाया को ही देख रहे होते हैं क्योंकि उसका चेहरा बहुत फनी हो चुका था।
वंश किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेता है, पर अयान से उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। अनाया अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तुम ना बहुत बुरे हो। मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, जाओ तुम, अनाया कहती है। अयान उसका चेहरा देख अब हंसना बंद कर देता है और अनाया के पास जाकर अपने पॉकेट से हैंकी निकालता है और अनाया के चेहरे को बड़े प्यार से साफ करने लगता है। अनाया चलो अब उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है, अयान कहता है और अनाया को खड़ा करता है। अनाया अयान की जरूरी बात समझ नहीं पाती है, पर फिर भी वो उससे कुछ नहीं पूछती है, क्योंकि वो तो अभी भी अयान से नाराज थी और वो था कि अनाया को मनाने की जगह अपनी ही कोई जरूरी बात बताने का कह रहा था। अनाया, मैं चाहता हूं तुम मेरी पहचान को सीक्रेट रखो। मैंने कल रात को इस बारे में वंश को भी बता दिया था और वो राजी हो चुका है, इसलिए बस तुम्हारी राजी होने की देरी है, अयान कहता है। अनाया उसको देखने लगती है। पहचान छुपाने वाली बात बहुत बड़ी बात थी और उसको अयान ऐसे ही आराम से कह रहा था। पर तुम अपनी पहचान क्यों छुपाना चाहते हो? अयान, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं इसके लिए ऐसे कैसे राजी हो जाऊं? वंश और तुम कैसे अयान की बात पे उसकी पहचान छुपाने के लिए राजी हो गए? अनाया कहती है। वो अपना गुस्सा अब वंश पे उतार रही थी। वंश भी बस चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अयान का ये फैसला बिल्कुल सही है। अनाया, तुम वंश को कुछ मत बोलो और मेरी बात सुनो। देखो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ कॉलेज में भी शायद आहूजा परिवार के काफी दुश्मन होंगे और अगर उन सब मेरी पहचान के बारे में पता चला तो वो सब जरूर मुझे पर हमला करने का सोचेंगे। इसलिए अगर मेरी पहचान किसी को नहीं पता होगा तो मैं यहाँ कॉलेज के अंदर बिल्कुल सेफ रहूंगा और ये तुम भी जानती हो कि कॉलेज के अंदर मेरी सेफ्टी बढ़ाने के वजह से भीड़ भी और ज्यादा हो जाएगा, जिससे मेरे ऊपर नजर रखना तुम दोनों के लिए ही काफी मुश्किल होगा, अयान कहता है। अयान किसी ना किसी तरह से अनाया को मना लेता है। अनाया तो पूरी तरह से भूल ही चुकी होती है कि वो उससे नाराज थी। वो अयान के गले लग जाती है। अयान, भले ही तुम्हारी पहचान यहाँ किसी को ना पता हो, पर फिर भी मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, अनाया कहती है। अयोन उसका सिर सहलाता है। ये भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ है। कुछ देर पहले मुझसे नाराज थी, पर अब मुझ पे इनको इतना प्यार आ रहा है, अयान खुद से ही मन में कहता है। ठीक है, अब तुम वंश के साथ जाओ, उसने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ्लैट खरीद लिया है और मैं भी उसमें तुम्हारे साथ ही रहूंगा, पर कभी कभी, ठीक है? चलो अब जाकर अपने कपड़े बदलकर जल्दी से वापस यहाँ यूनिवर्सिटी में आ जाना, मैं तुम दोनों का वेट करूंगा, अयान कहता है। अनाया बिल्कुल अच्छी बच्ची की तरह अयान की बात सुनती है। ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई, तुम बस मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, अनाया कहती है और वो वंश के साथ निकल जाती हैं अपने फ्लैट के लिए। अयान भी अपने कपड़ों को देखता है और अनाया की बात पे गौर करता है। शायद मुझे कुछ अच्छे कपड़े पहन लेना चाहिए, वैसे भी कई सालों से गरीबों की ही जिंदगी जी रहा था मैं तो। और हाँ, मुझे नकुल और रोहन को भी सरप्राइज देना है, देखते हैं उन दोनों को मेरा गिफ्ट पसंद आएगा या नहीं, अयान कहता है और एक तिरछी स्माइल करता है। उसके दिमाग में कुछ खुराफात चलने लगता है। अयान अपने कपड़े बदलता है। वो वाइट कलर की पतली सी हाफ टी शर्ट और उसके ऊपर से ब्लू डेनिम कैरी कर लेता है। नीचे पैंट और शूज में भी वो मैचिंग कलर के जीन्स और शूज पहन लेता है। गले में एक पतली सी चैन और हाथ में काफी एक्सपेंसिव वॉच भी कैरी कर लेता है। वो अब कहीं से भी पहले वाला अयान नहीं लग रहा था। अयान अपने पॉकेट से एक ब्लैक गॉगल्स निकालता है और अपने आंखों पे पहन लेता है। वो अपने बाल भी जेल से पीछे की तरफ सेट कर लेता है। अयान अपना बैग उठाता है और अपने क्लास के लिए निकल जाता है। अपने कैंपस से बाहर आने के बाद वो सीधा अपने क्लास की तरफ जाने लगता है। जाते वक्त कई लड़कियां अयान को ही देख रही थी। अयान इस लुक में बहुत ज्यादा हैंडसम और कूल लग रहा था।
कई लड़कियां तो आपस में बात भी करने लगती हैं। यार ये कितना हॉट है यार, बस ये मुझे एक बार मिल जाए। हाँ ये सच में काफी हॉट और हैंडसम है, पर ये शायद हमारे कॉलेज में नया आया है, ऐसा लगता है। तो अच्छा ही है ना, अगर ये हमारे कॉलेज में नया है तो मैं तो पूरी लाइन मारूंगी इस पर। वो लड़कियां बातें करती हैं। अयान इन सब से अनजान नहीं था। वो जल्दी से अपने क्लास के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो देखता है उसके क्लास के बाहर कई सारी लड़कियां क्लास के दरवाजे को पूरी तरह घेर कर खड़ी हुई थी। कई लड़के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लड़कियां थी कि किसी को भी अंदर जाने का नाम भी नहीं लेने देने रही थी। उस ग्रुप में से सबसे आगे एक लड़की खड़ी हुई थी जिसका नाम जीविका चौहान था। तुम लड़कों को समझ नहीं आ रहा क्या कि हम किसी का वेट कर रहे हैं? जब तक वो लड़का यहाँ नहीं आएगा तब तक तुम सबको अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं है, और ज्यादा उछलकूद करने की कोशिश किसी ने की तो देख लेना फिर तुम्हारे साथ क्या होगा, जीविका कहती है। असल में जीविका नकुल की बहन होती है। जीविका भले ही नकुल से छोटी होती है, पर उसके पापा जीविका को ही ज्यादा राइट्स और पावर्स दिए हुए थे, जिसके वजह से नकुल भी अपना मुंह अपने छोटी और प्यारी बहन के सामने खोलने से पहले 10 बार सोचता था। सब लड़के जीविका की वार्निंग सुनकर बस वहीं पे खड़े हो जाते हैं और उस लड़के के आने का इंतजार करने लगते जिसका इंतजार वो लड़कियां कर रही थी। अयान ये सब तमाशा देख लेता है। जीविका उसी यूनिवर्सिटी के सेकंड बिल्डिंग में पढ़ती थी और अयान फर्स्ट बिल्डिंग में पढ़ता था। जब जीविका को खबर मिलती है कि एक बहुत हैंडसम लड़का इस यूनिवर्सिटी में आया है, तो वो जल्दी से फर्स्ट बिल्डिंग में आ जाती है उस लड़के को देखने के लिए। हालांकि अपने बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाना सख्त मना था, पर जीविका को रोकने की हिम्मत लगभग शायद किसी में नहीं था। सिर्फ कुछ हाई स्पेशल टीचर्स ही जीविका को कुछ बोल सके थे और सख्त कदम ले सकते थे, पर वो सभी टीचर्स फर्स्ट और थर्ड बिल्डिंग में पढ़ाते थे, जिसके वजह से जीविका और भी किसी से नहीं डरती थी। अयान के पीछे पीछे कई लड़कियां उसका पीछा करते हुए आ रही थी। काफी लड़के भी थे जो अयान का पीछा कर रहे थे। आखिर वो सब भी जानना चाहते थे कि ये लड़का है कौन। अयान चलते चलते अपने क्लास के बाहर पहुंच जाता है। जो सारी लड़कियां दरवाजे को घेर कर खड़ी थी, वो सभी लड़कियां अयान को देखकर पहचान लेती हैं कि ये ही वो लड़का है जिसकी खबर पूरे कॉलेज में फैली हुई है। जीविका ये वही लड़का है जिसकी खबर पूरे यूनिवर्सिटी में फैली हुई है। जीविका के दोस्त जीविका से कहती हैं। OIC जीविका कहती है। अयान उन लड़कियों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। क्या तुम सब मुझे थोड़ी जगह दे सकती हो, मुझे अंदर जाना है, अयान कहता है। सारी लड़कियां फिर अयान की तरफ आगे बढ़ती हैं। उनमें से सबसे आगे जीविका ही होती हैं, जो धीरे धीरे करके अयान की तरफ जा रही होती है। क्यों नहीं हैंडसम, तुम्हें अंदर जाना है तो मैं जाने दे दूंगी, पर एक शर्त है अंदर जाने के लिए, जीविका उसके पास जाकर कहती है। अयान उसकी सारी हरकतें पहले से ही अच्छे तरीके से जानता है। तो वो शर्त क्या है, अयान बड़े आराम से पूछता है। जीविका को लगता है कि अब बकरा जाल में फंस गया है, इसलिए वो अपनी कातिल अदाएं दिखाते हुए अयान के और भी करीब जाने लगती है। शर्त ये है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा, और वो भी सभी के सामने। जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगे तब तक ना तो तुम अंदर जा पाओगे और ना ही ये लड़के जो इन देर से यहाँ पे खड़े हैं, जीविका कहती हैं और उन लड़कों की तरफ नजर मारती हैं। सब लड़के जीविका की शर्त सुनकर हक्का बक्का हो जाते हैं। वो सभी लड़के जानते हैं कि जीविका काफी नकचढ़ी और गुस्सैल और साथ ही साथ काफी अमीर भी है, पर उसने कभी भी किसी लड़के को किस तो क्या देखा था नहीं है। ठीक से घर आज वो जीविका इस लड़के को उसको सबके सामने किस करने को कह रही थी। नहीं, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता, मेरी गर्लफ्रेंड पहले से ही है और वो जल्द ही यहां पर पहुंचने भी वाली होगी शायद, अयान कहता है और पीछे लड़कियों के भीड़ में से अनाया को ढूंढने लगता है। जीविका ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो इस कॉलेज में सबसे हॉट लड़कियों में से टॉप नंबर पे आती थी।
उसके पीछे पूरे दिन हजारों लड़के घूमते हैं सिर्फ उससे बात करने के लिए, पर ये लड़का है कि उसको साफ आफ उसको मना कर रहा था। जीविका फिर भी हार नहीं मानती है और आगे बढ़कर अयान के गले लगने जाती है। अयान ये पहले से देख लेता है और जल्दी से दूर हो जाता है। अयान को अभी तक कोई पहचान नहीं पाया था कि वो असल में हैं कौन। जीविका पर और भी आगे जाकर अयान के टी शर्ट को पकड़ लेती है। तुम मुझे किश करो या ना करो पर मैं तो तुम्हें किश करके ही रहूंगी, जीविका कहती है। वो अब अपने होठ अयान के होठ के पास ले जाने लगती है। अयान कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अब बस चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी भीड़ को चीरते हुए कई सारे हट्टे कट्टे आदमी आते हैं और जीविका को अयान से दूर करते हैं। ऐसे अयान से अलग होते देख जीविका छटपटाने लगती है। वो बहुत करीब थी अयान को किश करने के लिए, पर इन आदमियों के वजह से वो अयान को किश नहीं कर पाती है। अयान उन आदमियों के पीछे से आते हुए एक लड़के को और एक लड़की को देखता है, जिनके अगल बगल में कई सारे लोग गन्स लेकर उन दोनों के साथ आ रहे थे। वंश, तुमने कितनी देर लगाड़ी? मैंने तुम्हें कब इशारा किया था? अयान कहता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, वो मेरा मतलब अयान ब्रदर, वंश कहता है। अनाया फौरन वंश की पास से जीविका के पास जाती है और जीविका को घूर घूर कर देखने लगती है और कहती है, अयान मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी कि जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।